वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है ना। आज है 8 अप्रैल और आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ चीज़ों को आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जो ये पीडीएफ में तैयार करता हूँ, है ना, इसके अंदर मैं इमेज का काफ़ी यूज़ करता हूँ, है ना। और अगर मैं सही बताऊँ ना तो काफ़ी समय लगता है, इस पीडीएफ को कई घंटे लगते हैं बनाने में। और यहाँ पे इमेज लगाने के पीछे का एक मतलब रीजन ये है कि जब कोई भी चीज ना इमेज के माध्यम से दिमाग में बैठती है तो वो चीज जो है वो ज्यादा मतलब अच्छे से याद होती है ना, और दिमाग में ज्यादा देर तक वो चीजें रहती हैं। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि मतलब ये जो पीडीएफ जो मैंने बनाया है, जो मतलब ये अगर आपको कंटेंट पसंद में मतलब आता है, तो आप लोग ना लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे की। ये कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे जो है हर साल मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है 7 अप्रैल को, तो ध्यान से सुनिएगा। WHO की क्या होती है, स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में, इसीलिए ये 7 अप्रैल को दिवस मनाया जाता है। पहली बार जो ये दिवस मनाया गया था, ये दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो 1950 में मनाया गया था। कब मनाया गया था, 1950 में। क्योंकि WHO की जो स्थापना थी वो 7 अप्रैल 1948 में हुआ था, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इस बार की जो थीम है वो क्या है, हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स, यानी स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य। ये इस बार की थीम है 2025 की, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, जरूर याद रखिएगा। या तो इंग्लिश में याद रखिएगा या हिंदी में याद रखिएगा। इंग्लिश में याद रखिएगा, छोटी थीम है, आपको अच्छे से याद भी हो जाएगी। बात करते हैं WHO की। तो WHO की मैं बात करूं तो फुल फॉर्म क्या होती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, या फिर आप कह सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है। और 7 अप्रैल को इसीलिए हम क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है WHO का, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस का नाम आपको ध्यान रखना है, जो कि इसके महानिदेशक है, वर्तमान में इसके क्या है, हेड हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको साथ में याद रखना है, अभी हाल ही में भारत को WHO विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में 2025 से 27 जो कार्यकाल है उसके लिए चुना गया है। साथ ही साथ एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, देखिए WHO विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में चुना गया भारत को 2025-27 के कार्यकाल के लिए। सेम आपको ध्यान रखना है, ISAR विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में भी भारत को चुना गया है ना, 2025 से 27 कार्यकाल के लिए। यहाँ पे दो चीजों के लिए भारत को चुना गया है, WHO विशेषज्ञ समूह के सदस्य में भी, और ISAR के विशेषज्ञ सदस्य के समूह के सदस्यों के रूप में चुना गया है। ISR की बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी कार्यकारी समूह है ये ISR, और इसी का चुना गया है विशेषज्ञ समूह का सदस्य भारत को। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। अगर मैं बात करूं तो इस पुरस्कार के आगे का एक वर्ड याद रखिएगा, फ्रेड डारिंगटन। फ्रेड डारिंगटन की बात करूं तो ये जो फ्रेड डारिंगटन अवार्ड है ये दिया जाता है कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए। और ये जो मिला है ये मिला है सुदर्शन पटनायक, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, सुदर्शन पटनायक की बात करूं तो ये एक रेत कलाकार है, यानी कि सैंड आर्टिस्ट हैं, है ना, जो मूर्तियां बनाते हैं रेत के माध्यम से। ठीक है, और इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने क्या किया था ऐसा, तो इन्होंने अभी गणेश भगवान की 10 मीटर ऊंची, कितनी, गणेश भगवान की 10 मीटर ऊंची रेत की मूर्ति बनाई थी, उसी के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। कहां पर दिया गया था, तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो पुरस्कार दिया जाता है कौन सा, फ्रेड डारिंगटन अवार्ड, ये कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। और अभी हाल ही में जो अवार्ड प्रदान किया गया था, कहां पर प्रदान किया गया था, तो ये अवार्ड इंग्लैंड के डोरसेट में वेमाउथ में, वेमाउथ जो है एक समुद्र तट है, एक जगह है उसका नाम है वेमाउथ, वहां पर आयोजित सैंड वर्ल्ड के अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव में, कहां पर, इंग्लैंड में जो अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव है वहां पर यह अवार्ड प्रदान किया गया था। इन्होंने इस कला महोत्सव के अंदर भगवान गणेश की 10 मीटर ऊंची रेत की मूर्ति बनाई थी, इसीलिए
इनको ये पुरस्कार दिया गया। बात करते हैं सुदर्शन पटनायक की, तो ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, उड़ीसा के सैंड आर्टिस्ट हैं और 2014 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इनको ना रेत का जादूगर भी कहा जाता है। गोदावरी अवार्ड 2012 में उड़ीसा वाला जो है वो मिला था, पद्मश्री 2014 में, और 5 लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इनके नाम पे है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये अवार्ड जो है कब मिला इनको, है ना, और मतलब क्यों मिला था, तो भगवान गणेश की 10 मीटर ऊंची जो प्रतिमा बनाई थी इसके लिए मिला है। उस दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये उड़ीसा के हैं, इनका संबंध उड़ीसा राज्य से है। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि 2014 में इनको पद्मश्री मिला था, और ये जो पुरस्कार है फ्रेड डारिंगटन सैंड अवार्ड, ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं, एक आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, ऐसा ही एक अवार्ड इनको ना 2024 में भी दिया गया था। कहां पर, तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में दिया गया था। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में दिया गया था 2024 में, और वो क्या था, वो गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार था। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अभी जो 2025 में दिया गया है ये है फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार। 2024 में जो दिया गया था वो दिया गया था गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार। उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था, रूस के अंदर इन्होंने भगवान जगन्नाथ की 12 फीट ऊंची जो है मूर्ति बनाई थी रेत के माध्यम से, इसीलिए यह पुरस्कार इनको दिया गया था। तो अभी ये कुछ चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? तो ध्यान से सुनिएगा, ये काम किया है हरियाणा राज्य ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। बात करें तो हरियाणा राज्य ने 2 हड़प्पा स्थल, कौन कौन से 2 स्थल हैं वो ध्यान रखिएगा, और हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा स्थल कौन से, मीताथल और तिघराना। दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, मीताथल और तिघराना, ये दोनों जो है हड़प्पा स्थल हैं, और कहां पर, तो हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है, और इन्हीं को हरियाणा सरकार ने संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है। क्यों संरक्षण करने की क्या जरूरत पड़ी, उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा, अतिक्रमण और क्षति से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। मीताथल और तिघराना ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये दोनों नाम जो हैं ये हड़प्पा स्थल के हैं और हरियाणा में स्थित है, और करंट में काफी चर्चा में है, इसलिए इसको याद रखिएगा। नाम भूलिएगा नहीं, हो सकता है आपसे नाम ही पूछ दे दोनों एग्जाम में, तब आप क्या करेंगे, नाम याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं मिताथल की, तो मिताथल जो है इसकी खोज सर्वप्रथम 1913 में समुद्रगुप्त के सिक्कों के भंडार के साथ हुई थी, यानी गुप्त वंश की हम बात कर रहे हैं। और वहीं पे ये जो तिघराना है ये ताम्र पाषाण संस्कृति, उत्तर हड़प्पा की बात कर रहे हैं हम। ये जो बस्ती है ये 2400 ईसा पूर्व पुरानी है, और यहाँ पर सोथियन नामक ताम्र पाषाण कालीन कृषि समुदाय निवास करते थे, ऐसा मतलब ये खोज के अंदर सामने आया था। आपको बस ये याद रखना है कि हरियाणा के भिवानी जिले में ये दोनों स्थल मिताथल और तिघराना स्थित है, जिसे हरियाणा सरकार ने पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है, संरक्षित। बस ये चीज आपको ध्यान रखना, यही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं विराट कोहली को। विराट कोहली ने 368 पारियों में ये कारनामा किया है 13,000 रन बनाने का। T20 का मतलब जो 20 ओवर का मैच होता है। देखिए जो 20 ओवर के मैच होते हैं ना उनको T20 क्रिकेट कहा जाता है। जो 50 ओवर के मैच होते हैं उनको वनडे यानी ओडीआई कहा जाता है, और जो 5 दिन तक चलने वाले मैच होते हैं उनको टेस्ट मैच कहा जाता है। ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं होता है, खास करके लड़कियों में अगर मैं बात करूं तो वो इतना क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाती हैं। ठीक है, तो उनको इसमें ना हल्का सा डाउट रहता है, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट को ऐसा डाउट था कि सर ये टेस्ट और वनडे इसमें क्या अंतर है ना, तो दोनों में अंतर उसको पता नहीं। फिलहाल उसको T20 का तो पता था कि 20 ओवर का मैच होता है, पर वनडे और टेस्ट में हल्का सा अंतर था कि इसके अंदर ओवर कितने फेंके जाते हैं, तो ये कितने दिन का मैच होता है। तो बस आप इसको मतलब याद रखने के तरीके से मैंने बताया है। अगर किसी को नॉलेज में नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज पता होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है T20 क्रिकेट के अंदर विराट कोहली ने 13,000 रन बनाने का कारनामा किया 368 पारियों में, और ये पहले भारतीय बन गए हैं 13,000 रन बनाने में, यानी 20 ओवर के क्रिकेट मैच में। और ये कारनामा इन्होंने कब किया था? अभी मुंबई इंडियंस, यानी कल शाम को की बात करूं, मंडे को भी मुंबई इंडियंस वर्सेस आरसीबी का मैच था। ठीक है, तो आरसीबी की तरफ से खेलते हुए इन्होंने ये कारनामा किया था। ठीक है, इसके पहले अगर मैं बात करूं तो क्रिस गेल जो है वो सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन वो वेस्ट इंडीज के हैं, और यहां पर क्या क्वेश्चन है, पहले भारतीय हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एआई मॉडल लामा 4 किसने लॉन्च किया है?
देखिए एआई मॉडल लामा 4 की मैं बात करूं तो इसे मेटा ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब मेटा ने क्या किया है, चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी को ना टक्कर देने के लिए इस लामा 4 को लॉन्च किया है। ठीक है, और बात करें तो जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, इन सब की पेरेंट कंपनी कौन है, मेटा ही तो है, और मेटा ने ही इस लामा 4 को लॉन्च किया है। अच्छा, अभी हाल ही में ना 2025 में कुछ एआई टूल्स और कुछ एआई ऐप की बात करते हैं, चैटबॉट की बात करते हैं, जो अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी ग्रोक 3 आपने पढ़ा था, एक्स एआई एलन मस्क की कंपनी है, इसने लॉन्च किया था। जेम्मा 3 जो है ये गूगल ने लॉन्च किया। फिर 8sonx.ai ये एक एआई टूल है, इसे नासा और आईबीएम दोनों ने मिलकर के लॉन्च किया। फिर माया, माया जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि भारत की पहली एआई मॉडल और हिंदी सिंगर है जिसका नाम क्या है, माया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहां पर 400 एकड़ में फैले कांचा गाची बोवली जंगल को काटा जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कीजिएगा। जब कभी भी हम बात करते हैं ना, तो कभी भी एनवायरनमेंट को फायदा हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, या भारत को किसी संबंध में नुकसान फायदे की बात हो, या कोई ऐसी योजना परियोजना जो महिलाओं से संबंधित हो, तो ऐसी चीजें जो होती है ना, अक्सर एग्जाम में ना फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के लिए, खास करके पीसीएस वीसीएस में भी ये क्वेश्चन बनते हैं एनवायरनमेंट के। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी 400 एकड़ में फैले कांचा गाची बोवली जंगल को काटा जा रहा है, क्यों काटा जा रहा है और कहां पर है ये जंगल? तो आपको ध्यान रखना है तेलंगाना राज्य का नाम। अगर पूछा जाए राज्य आपसे तो आप क्या कहेंगे, तेलंगाना। ठीक है, और वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए तेलंगाना में किस जगह पर, तो हैदराबाद आपको नाम ध्यान रखना है। हैदराबाद के अंदर ये जंगल है कांचा गाची बोवली जंगल, इसको काटा जा रहा है। और कहा क्या जा रहा है कि क्यों काट रहे हैं, पता है आपको? ये जो जंगल देख रहे हैं ये काटा इसलिए जा रहा है क्योंकि इनको आईटी सेक्टर को डेवलप करना है। ऐसा इन्होंने बोला है कि हमें आईटी सेक्टर को जो है वो डेवलप करने के लिए इस जंगल को काट रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि ये जो संपत्ति है ये सरकारी है, और हम मतलब अपने राज्य का क्या कर रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं अपने राज्य को। तो आईटी सेक्टर के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए इस जंगल की कटाई की जा रही है। अब सुनिए हुआ क्या है, इसके बाद जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। हैदराबाद के ही जो यूनिवर्सिटीज है, जो छात्र हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और काफी मुद्दा जो है वो काफी हाईलाइट हो गया। क्यों? क्योंकि जंगल के काटने की वजह से जितने भी जंगली जानवर हैं, है ना, जो पशु पक्षी हैं, वो बेघर हो गए हैं, है ना, वो इधर उधर भागते हुए दिख रहे हैं, चाहे हिरण हो चाहे मोर हो, ये सब जानवर जो है इधर उधर भागते हुए दिख रहे हैं। इस वजह से ये आंदोलन हो रहा है, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इसके ऊपर रोक लगाई है अभी हाल ही में। तो काफी मुद्दा जो है ये काफी चर्चा में है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर अपने दिमाग में बिठा करके रखिएगा कि ये जो फैला हुआ 400 एकड़ में जंगल है, नाम क्या है, कांचा गाची बोवली जंगल, जिसको काटा जा रहा है, ये हैदराबाद में और तेलंगाना राज्य, ध्यान रखिएगा। देखिए एक जीके का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं, जो ऐसा ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन है, जो आपके जीके में काफी रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया है। उसका नाम ध्यान से सुनिएगा, एक है चिपको आंदोलन। आपने पढ़ा होगा चिपको आंदोलन के बारे में, आपके सिलेबस में होगा, बिल्कुल होगा, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चिपको आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो पेड़ों की कटाई के खिलाफ शुरू किया गया एक अहिंसक आंदोलन था, जिसके अंदर आप यहां पर देख रहे हैं इस आंदोलन में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण था। इसमें यह था कि ये जो पेड़ हैं, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए ये लोग पेड़ों के साथ चिपक जाया करते थे, और इनका यह कहना था कि अगर आपको काटना है तो पेड़ों के साथ हमें भी काट दीजिए, हम भी जान से मर जाएंगे लेकिन पेड़ों को कटने नहीं देंगे। ठीक है, और ये जो शुरुआत हुई थी ये 1973 की मतलब बात कर रहे हैं, और कई जगह पे आपको एग्जाम में मिल जाएगा कि 1970 के दशक में, ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, 1970 के दशक में पेड़ों की कटाई के खिलाफ शुरू किया गया कौन सा आंदोलन था? तो आपको ध्यान रखना, चिपका आंदोलन। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बार बार पूछा गया है। अगर डेट मतलब ऐसे अगर आपसे सन पूछे तो 1973 ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो चमोली जिला, आपको ध्यान रखना है, चमोली जिला जो कि वर्तमान में कहां पर है, उत्तराखंड में है। उस टाइम पे उत्तराखंड राज्य का अस्तित्व नहीं था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही एक भाग था, है ना, और वर्तमान में जो चमोली जिला है वो उत्तराखंड में है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो चिपको आंदोलन हुआ था कहां पर, चमोली जिला उत्तराखंड, आपको ध्यान रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके प्रमुख नेता, तो प्रमुख नेता में सुंदरलाल बहुगुणा का नाम ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट नाम आपको ध्यान रखना है गौरा देवी का।
कई बार सुंदरलाल बहुगुणा नए ऑप्शन में होकर के गौरा देवी होता है। तो प्रमुख नेता जो है सुंदरलाल बहुगुणा कई बार पूछा गया है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट नाम गौरा देवी है। इसके बाद गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट का भी नाम आपको ध्यान रखना है, जो इस चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है चिपको आंदोलन वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चमोली जिला उत्तराखंड 1973 पेड़ों की कटाई के खिलाफ हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा प्रमुख नेता है। ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए, ये तो हो गया आपका एक इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का नया मुख्य सूचना आयुक्त अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो राधा रतूड़ी को आप यहां पर इमेज में देख पा रहे हैं, ये है राधा रतूड़ी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। राधा रतूड़ी जो है ये अभी उत्तराखंड की नई मुख्य सूचना आयुक्त बनी है और ये रिटायर्ड मुख्य सचिव हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सेवानिवृत्त मुख्य सचिव हैं राधा रतूड़ी, इन्हीं को बनाया गया है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखिए, जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जो है ये मैक्स वर्स्टपन ने जीता है ना। ये आप मैक्स वर्स्टपन को देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। मैं पीडीएफ के अंदर बहुत अच्छे से इमेज लगाता हूँ, फुल एचडी इमेज ढूंढ ढूंढ के लगाता हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से पढ़ने में मजा आए। ठीक है, वहीं पे मैं बात करूं तो जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में कुछ और टूर्नामेंट हुए हैं। जापानी ग्रैंड प्रिक्स क्या है? ये दरअसल कारों की एक रेसिंग होती है ना, उसी को ग्रैंड प्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे जापानी ग्रैंड प्रिक्स हो गया, अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने 2025 में जो चीनी ग्रैंड प्रिक्स हुई थी उसको जीता है। वहीं लैंडो नॉरिस ने अभी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025, इसे किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस का नाम ध्यान रखिएगा। और जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में अभी मैक्स वर्स्टपन ने जीता था। ये तीनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? काफी इंपॉर्टेंट है ये हाईकोर्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट। इसके अभी जो चीफ जस्टिस बने हैं वो कौन बने हैं? जस्टिस अरुण पल्ली। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं तो जस्टिस अरुण पल्ली जो है अभी सुप्रीम कोर्ट की जो कोलिज्म है, जो मतलब मिलकर के जो जजों की बेंच होती है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश बनेगा वो कौन बनेगा? जस्टिस अरुण पल्ली जो है ये बनने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना जस्टिस अरुण पल्ली का नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा किस राज्य ने किया है? तो जो पुलिस की वैकेंसी आती है ना, उस पुलिस वैकेंसी के अंदर 20% का रिजर्वेशन मिलने वाला, और किसको मिलने वाला है? वो जवान जो अग्निवीर के अंदर अपनी 4 साल की जो सेवाएं देकर के आ रहे हैं, तो 4 साल की सेवा अगर देकर के आते हैं तो उसके बाद उनको ना यहाँ पर रिजर्वेशन मिलने वाला है 20% का। और ऐसा घोषणा किसने किया है? हरियाणा सरकार ने किया है कि जो हरियाणा के अंदर जो पुलिस वैकेंसी आएगी उसमें 20% का इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। और ये घोषणा किसने किया है? तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नाम आपको ध्यान रखना है, इन्होंने ऐसी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था माधवपुर मेला, क्या पूछा था मैंने कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी देवी की जो मतलब जो विवाह है उसकी स्मृति में एक मेले का आयोजन किया जाता है हर साल, और वो मेला कहां पर लगता है? तो आपको ध्यान रखना है गुजरात में। अभी गुजरात के पोरबंदर में माधवपुर मेला जो है आयोजित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज आपके लिए छोटा सा क्विज है। क्विज क्या है कि नौलेन गुड़ संदेश, इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये नौलेन गुड़ संदेश क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, एक प्रकार की मिठाई है, काफी फेमस मिठाई है जिसे अभी जीआई टैग दिया गया है। आपको बताना है कि ये जो मिठाई है ये किस राज्य की मिठाई है जिसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप फटाफट आंसर दीजिए। और हाँ, पीडीएफ जो है वो आपको एज इट इज कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, है ना। और मिलते हैं कल के एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।